एक बच्चा जो अपने माँ-बाप की कानूनी लड़ाई के बीच में फँस चुका है, उस बच्चे की कस्टडी या उस बच्चे का पालन-पोषण करने का अधिकार माँ को दिया जाए या पिता को दिया जाए? या फिर क्या कोई ऐसा भी नियम है जिसमें माँ और पिता के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति को भी कस्टडी का या उसकी परवरिश का अधिकार दिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपका मित्र अनिल श्रीवास्तव एडवोकेट आपको नमस्कार करता हूँ और आज हम आए हैं एक स्पेशल कंटेंट लेके। ये स्पेशल कंटेंट इसलिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे की अहमियत एक परिवार में बहुत ज़्यादा होती है और पर्सनल लॉ में ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चे की कस्टडी किसे मिले अगर माँ और बाप का डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाए और वो कानूनी लड़ाई जो है अगर कोर्ट तक पहुँच जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं इंडिया में कस्टडी का राइट और कस्टडी का लॉ है क्या एक्चुअल में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ओरिजिनल कंटेंट्स हैं और इन कंटेंट से किसी भी व्यक्ति की हेल्प हो सकती है, उसको कानूनी सहायता प्रोवाइड हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कस्टडी का लॉ हमारे इंडिया में एक वास्ट लॉ है। इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स हैं और जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी के अंदर क्लियर प्रोविजंस हैं। जैसे कि देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अंदर एक प्रोविज़न है सेक्शन 26 में इंटरिम एप्लीकेशन फाइल हो सकती है और उस इंटरिम एप्लीकेशन के द्वारा एक टेम्परेरी कस्टडी या फिर थोड़े दिन के लिए कस्टडी आप ले सकते हैं। दूसरा, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट है, उसके एक्ट के अंदर सेक्शन 7 में आप परमानेंट कस्टडी के लिए केस फाइल कर सकते हैं और उसी के अंदर सेक्शन 12 में इंटरिम कस्टडी के लिए भी, जब तक आपका मुकदमा लंबित है या फिर जब तक परमानेंट कस्टडी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आप टेम्परेरी कस्टडी के लिए भी इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ देख लीजिए, मुस्लिम लॉ के अंदर भी प्रोविज़न है, अगर बच्चा माइनर है तो उसकी कस्टडी माँ को या पिता को, दोनों को ही मिल सकती है किसी भी लॉ में, चाहे आप पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर एक लॉ में। ईसाई के केस में डिवोर्स एक्ट है, डिवोर्स एक्ट में क्लियर मेंशन प्रोविज़न है कि आप उसके अंदर भी कस्टडी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इनका डिस्क्रिप्शन जो है कि किस लॉ में कहाँ कस्टडी मिलेगी, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं दोस्तों। कस्टडी के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी केस फाइल किया हुआ है, पेंडिंग पिटीशन है, मान लीजिए उसने डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया है या सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स फाइल किया है। इन दोनों पिटीशंस में से, यानी हिंदू मैरिज पिटीशन जो है कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उस पिटीशन में माँ या बाप अगर कस्टडी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कस्टडी क्लैरिफाई नहीं है, सपोज कीजिए कि मदर के पास कस्टडी है और फादर को उसके अंदर कस्टडी चाहिए, तो सेक्शन 26 में हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि कस्टडी बच्चे की किसके पास जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली इनमें बात यह है कि जब तक वो केस चलेगा वो तब तक के लिए ही होगी और जो एप्लीकेशन आप मूव ऑन करेंगे उस एप्लीकेशन को कोर्ट डिसाइड करेगी जब आपकी पिटीशन पेंडिंग होगी। याद रखिएगा कि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आपका मेन पिटीशन डिसाइड होगी तो उस मेन पिटीशन के साथ उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा और हो सकता है कि आपको उसमें परमानेंट कस्टडी भी दे दी जाए, लेकिन वो तभी होगा जब आपकी कोई हिंदू मैरिज एक्ट की पिटीशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, चाहे वो डिवोर्स हो या फिर कुछ और हो। नंबर 2 दोस्तों, ऐसे ही मुस्लिम लॉ के अंदर भी सेम प्रोविज़न है कि कोई पिटीशन अगर पेंडिंग है तो उसके अंदर आप इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इंटरिम एप्लीकेशन का बड़ा क्लियर प्रोविज़न है। इंटरिम एप्लीकेशन का मीनिंग है कि जब तक आपका केस चल रहा है तब तक के लिए किसी भी चीज़ को डिसाइड करना, जैसे इंटरिम मेंटेनेंस होता है, इंटरिम कस्टडी होती है या फिर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस हम लगाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बच्चे की फ़ीस भरनी है या किसी और चीज़ के लिए, तो उसको इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, उसको इंटरिम एप्लीकेशन के थ्रू हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये इंटरिम का कंसेप्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है कि कोई भी आपकी पिटीशन पेंडिंग है उसके अंदर आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं इंटरिम रिलीफ के लिए, चाहे वो डिवोर्स एक्ट हो या फिर कोई और एक्ट हो। नंबर 2 इसका जो पार्ट होता है वो है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट। गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट स्पेसिफिक प्रोविज़न है कस्टडी के लिए। इसमें ना केवल माँ बाप बल्कि एसडीएम के थ्रू भी कस्टडी फाइल होती है। माँ को अगर कस्टडी चाहिए, मान लीजिए बच्चा अगर फादर के पास है, तो कस्टडी के लिए मदर को एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी सेक्शन 7 में गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, रीड विद सम अदर सेक्शंस लाइक सेक्शन 9, सेक्शन 12। इंटरिम अगर चाहिए तो इंटरिम के साथ, और जो बच्चे की प्रॉपर्टी भी है अगर कोई, तो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए भी राइट्स चाहिए, तो सेक्शन 10 के साथ वो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर जाती है
वो एक एप्लीकेशन नहीं है, एक तरीके से एक पेटिशन है। तो वो जो पेटिशन होती है फिर उसको कोर्ट डिसाइड करता है। उसमें समनिंग होती है, दूसरी पार्टी उसमें अपना रिप्लाई फाइल करते हैं, और अगर उसमें कोई इंटरिम एप्लीकेशन लगी हुई है कि माँ कहे कि नहीं मुझे थोड़े दिन के लिए कस्टडी चाहिए, या फिर मुझे विजिटेशन राइट चाहिए, या फिर वो कहे कि नहीं मुझे बच्चा जो है थोड़े दिन के लिए अपने घर पे रखना है, छुट्टियाँ हैं, ईद है, दिवाली है, होली है, इन चीज़ों के लिए भी, या फिर बच्चे का बर्थडे है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप इंटरिम एप्लीकेशन मूव करके वो वहाँ से कोर्ट से आप ऑर्डर परमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस सेक्शन 7 के अंदर गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में कंप्लीट पिटीशन डिसाइड होगी आपकी और परमानेंट कस्टडी डिसाइड होगी। एक बात यहाँ पर मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूं कि कस्टडी चाहे जिसके पास भी रहे, लेकिन मीटिंग राइट मदर और फादर दोनों का रहता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं मदर को कस्टडी मिल गई है परमानेंट, या फिर फादर को कस्टडी मिल गई है परमानेंट, तो वो जो है फिर बच्चे को लेके जा सकते हैं और दूसरे को मीटिंग राइट ही ना दें, उनको मिलने की परमिशन ही ना दें। नहीं, कस्टडी जब भी डिसाइड होती है तो किसी पॉइंट्स पर होती है। उन पॉइंट्स में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं एक दो पॉइंट्स आपको बताता हूँ, बाकी पॉइंट्सों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। इसमें सुप्रीम कोर्ट की, वेरियस हाई कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबकी जजमेंट्स हैं, और सभी जजेस की, सभी ऑनरेबल जजेस की, सभी एडवोकेट्स की, या समाज के जो सेवक हैं उनकी सभी की ओपिनियन है कि जब इसकी गार्जियनशिप एंड वार्ड की या फिर किसी भी कस्टडी की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, तो कस्टडी की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चे का भला और बुरा सबसे पहली प्राइम कंसिडरेशन यही है, और इसी को ही ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, एक तो ये पॉइंट हो गया कि बच्चे का भला बुरा देखना है। अब उसके अंदर नंबर 2 पॉइंट ये हो जाता है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन कौन दे सकता है, माँ या पिताजी। लेकिन सम केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मदर को दी है जबकि वो नॉन वर्किंग है, और फादर को बोला है कि वो उसको मेंटेनेंस पे करें, और मेंटेनेंस पे करने के बाद बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो सकती है। इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं कि लव एंड अफेक्शन है, बच्चा बहुत छोटा है, जो आप जानते हैं कि बच्चे को दूध पिलाना होता है, फीडिंग करानी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल माँ ही कर सकती है, फादर नहीं देख सकते। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे की कस्टडी होती है वो मदर को दी जाती है। अभी रिसेंट में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे की कस्टडी फादर को नहीं दी जा सकती। तो कस्टडी किसी को भी दी जा सकती है, वो केस टू केस वेरी करेगा, और इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का वेलफेयर किस में है, जो सबसे प्राइम कंसिडरेशन है। बच्चे का वेलफेयर किस में है, बच्चे की एजुकेशन कहाँ ठीक हो सकती है, बच्चे के लिए लगाव कहाँ है, बच्चे की अपब्रिंगिंग कौन सही कर सकता है। अपब्रिंगिंग के लिए बच्चे को माँ का और बाप का दोनों का प्यार रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि कोर्ट ये कहती है कि बच्चे को फैमिली की रिक्वायरमेंट भी है, जैसे कि दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, इनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। क्योंकि पर्सनल लॉ है तो पर्सनल लॉज के अंदर बहुत सारी चीज़ों का कंसिडरेशन किया जाता है, और ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। दोस्तों, इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे की कस्टडी को तभी डिसाइड करता है जब हम या फिर कोई पेरेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली बच्चे की कस्टडी को डिसाइड नहीं कर पा रहे। जनरली क्या करना चाहिए कि झगड़ा जो है वो पेरेंट्स के बीच में होता है, दो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, तो उनको बच्चों को वेपन नहीं बनाना चाहिए। कई बार वो बच्चे को वेपन बना लेते हैं और कोर्ट में उस वेपन की तरह यूज़ करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे के वेलफेयर को देखते हुए दोनों को आपस में डिसाइड कर लेना चाहिए कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, यानी बच्चा किसके पास रहेगा, और दोनों को मीटिंग राइट रहेगा। एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बच्चे के साथ उनको मिलना चाहिए ताकि बच्चे की अपब्रिंगिंग पर, उसके माइंड पे अच्छा इफेक्ट पड़े। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर इन चीज़ों को कोर्ट डिसाइड करता है। दोस्तों, कस्टडी की यही एक परिभाषा है कि बच्चे का सिर्फ वेलफेयर प्राइम कंसर्न होता है और वही उसमें देखा जाता है। इसके साथ साथ माँ बाप जो होते हैं, अगर उन्होंने कस्टडी नहीं ले पाए या फिर किसी भी वजह से उनको कस्टडी कोर्ट नहीं दे रहा है डिस्प्यूट की कंडीशन में, तो दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि दादा दादी भी कस्टडी के हकदार हैं, वो भी बच्चे की कस्टडी कोर्ट से मांग सकते हैं। चाहे नेचुरल गार्जियन की डेथ हो गई हो या फिर नेचुरल गार्जियन से मेरा मतलब है माता या पिता, जो बायोलॉजिकल फादर हैं जिन्होंने उन बच्चे को पैदा किया है। दोस्तों, जो माता पिता हैं वो नेचुरल गार्जियन है, जैसे कि मैंने अभी कहा, और नेचुरल गार्जियन जो होते हैं उन्हीं को कस्टडी का अधिकार होता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि जो दादा दादी होते हैं या फिर नाना नानी होते हैं, इनको भी कस्टडी का अधिकार है और इनको भी कस्टडी दी जाती है। इसके अलावा
एसडीएम के थ्रू भी एप्लीकेशंस लगाई जाती है इन केस अगर कोई माइनर है और उसकी कस्टडी डिफाइन करने वाला कोई नहीं है या फिर कस्टडी देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कस्टडी दी जाए। दोस्तों, कस्टडी का लॉ इंडिया में बहुत वास्ट है और कस्टडी को मैं एक छोटी सी वीडियो के अंदर डिफाइन नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि ये वीडियो लगभग 12-13 मिनट की हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी कस्टडी को कम्प्लीटली डिफाइन यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ लाऊंगा जिसके अंदर हम अच्छी तरह से कस्टडी को डिस्कस करेंगे। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेसिकली शेयर करेंगे तो उससे ये होगा कि जो लोग इसके बेसिकली नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, सपोज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमारे लिए दूसरा कंटेंट आएगा, हो सकता है हमें किसी और की ज़रूरत हो, तो वो कंटेंट हमारे लिए आएगा, तो हम देख लेंगे। लेकिन जिन चीज़ की किसी को ज़रूरत है, वो चीज़ उस तक पहुँच जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जो नेचुरल जो मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ, ओरिजिनल कंटेंट, वो आप तक पहुँचते रहें और लोगों की हेल्प ऐसे ही होती रहे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कमेंट में मैं आपको उसका क्लियर आंसर दूंगा और रिसर्च के साथ दूंगा। इसलिए आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।